भली भांति हम जानते हैं, गुरुदेव ने कहा है कि यदि एक नारी सशक्तिकरण, ये जो नारी जागरण आंदोलन को भली भांति यदि पूरा कर लिया जाए, शब्द लिखा है उनने गुरुदेव ने, पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से, यदि नारी जागरण आंदोलन को ही, एक आंदोलन को ही यदि पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से पूरा किया जाए, चला लिया जाए, तो बाकी सारे आंदोलन स्वतः ही पूरे होते चले जाएंगे। ये गुरुदेव ने लिखा है। और कहा है कि 21वीं सदी नारी सदी, और उसी के साथ दूसरा लाइन एक और है, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। पहले का 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, और उसके बाद उसके साथ जुड़ी हुई बात 21वीं सदी नारी सदी। ये भी कह सकते हैं हम कि 21वीं सदी नारी सदी आएगी। 21वीं सदी में जब नारी सदी आएगी, नारियां आगे आएंगी, तो ही हमें उज्जवल भविष्य के दिग्दर्शन हो सकते हैं, अन्यथा संदिग्ध है, ये भी कहा जा सकता है, जैसा कि गुरुदेव ने कहा। प्रश्न ये उठता है कि इसे इस रूप में क्यों लिया गया है। तो बहुत छोटी सी बात है। अभी हमारे सीपी साहू भाई साहब ने, हमारे कुलदीप भारती भाई साहब ने, ये दो गतिविधियों को ही लेते हैं, बाकी को छोड़िए। अभी इन दो गतिविधियों को लेकर के देख लीजिए। इन गतिविधियों में सबसे ज्यादा जो भी चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, उसमें क्या बहनें जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं? बहनें जुड़ी हुई हैं। बिना बहनों के जुड़े तो कोई काम होता नहीं है। तो ये कहने का मतलब यही है, गुरुदेव के लिखने का मतलब निश्चित रूप से, कि चूंकि आधी जनसंख्या नारियों की है, बहनों की है, और सारे के सारे आंदोलन जो भी चलते हैं या गायत्री परिवार का जो भी कार्यक्रम होता है, उसमें आधे से अधिक, बल्कि 3/4 कह लीजिए तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी, लगभग 3/4 संख्या हमारी बहनों की होती है। और अगर वास्तव में उनकी अपनी भूमिका की जानकारी हो, और यदि वो वाकिफ हो कि युग निर्माण योजना में उनका क्या रोल है, क्या भूमिका है, यदि वो जाग जाएं और सक्षम भी बन जाएं, तो निश्चित रूप से सारे आंदोलन ये पूरे होते चले जाएंगे। और चूंकि 21वीं सदी नारी सदी की घोषणा हो चुकी है, सब लोग की विचारणी है कि बहनों के लिए विचारणी नहीं ही नहीं है, ये सारे गायत्री परिवार के परिजनों के लिए विचारणी है, जिन्हें हमारे गुरुदेव पर अटूट श्रद्धा है, उनकी भविष्यवाणी पर पूरा विश्वास और भरोसा है, उनके लिए भी विचारणी है कि 21वीं सदी आए। 21 साल बीत चुके हैं, 22 साल बीतने जा रहा है, और 21वीं सदी में हम गायत्री परिवार की बहनों के द्वारा क्या काम किए जा रहे हैं, हम कितने समर्थ हैं, कितने सशक्त हैं। सशक्तिकरण का एक ही उसका सबसे बड़ा अगर पैमाना है तो वो ये है कि वो निर्णय लेती है कि नहीं लेती है, उसका नेतृत्व चलता है कि नहीं चलता है। ये बातें जो है उसकी सशक्तता को प्रमाणित करती है। वो कितनी भी एक्टिव रहे, कितनी भी सक्रिय रहे बहन, चाहे सारी दुनिया को अपने सिर में उठा करके चले, लेकिन यदि उसको नेतृत्व नहीं मिलता है, यदि वो निर्णय स्वयं नहीं करती है, केवल वो दूसरों के कहने पर उनके पीछे चलती है, तो उसको सशक्त नहीं माना जाएगा। ये हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब परिस्थितियों की बात है, कोई इलाका ज्यादा आगे रहता है, कोई इलाका पीछे रहता है। कहीं पर बहनें ज्यादा कुशल होती हैं, दक्ष होती हैं, या ज्यादा शिक्षित होती हैं, कहीं पर बहनें बहुत शिक्षित नहीं होती हैं, पिछड़ी हुई रहती हैं। तो परिस्थितियों की बात है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग परिस्थितियों में इनकी स्थिति अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में भैया विशेष रूप से भाइयों से निवेदन है कि गुरुदेव की उन पंक्तियों को याद कीजिए कि नारी जागरण आंदोलन को जो शुरुआत कर, नेतृत्व तो नारी का रहेगा, लेकिन उसमें पुरुष को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, और उसको पर्दे के पीछे रह करके पीछे से उसे प्रेरित, प्रभावित, प्रेरित और प्रशिक्षित भी करना पड़ेगा। और यदि आपके घर में कोई महिला है तो उसको, आपको उन्हें मुक्त भी करना पड़ेगा, उनको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, उनको प्रेरित भी करना पड़ेगा, उनको मार्गदर्शन भी देना पड़ेगा, यहाँ तक है। तो ये बात छुपी नहीं है कि इस नारी जागरण आंदोलन में भाइयों की क्या भूमिका है, पुरुषों की क्या भूमिका है। हम उसे ना तो कम आंक सकते हैं, ना नकार सकते हैं, बल्कि महती आवश्यकता है पुरुषों के सहयोग की, भाइयों के सहयोग की। बल्कि अगर ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिन क्षेत्रों में बहनें खड़ी हो गई हैं, निश्चित रूप से वहां पर भाइयों ने, चाहे घर में हो चाहे संगठनात्मक रूप में हो, निश्चित रूप से बहनों को उन्होंने ज्यादा सहयोग दिया होगा, उनको ज्यादा आगे बढ़ने में, बढ़ाने में उनको अपना सहयोग दिया, मार्गदर्शन किया होगा, साथ में लिया होगा, तभी बहनें आगे बढ़ पाई हैं, ये भी निश्चित बात है। तो मैं अब अपील करना चाहूंगी कोंडागांव उपजोन के संबंध में। अभी वर्तमान में जो 12-13 नवंबर को जो कार्यक्रम होने जा रहा है हमारे रायपुर में,
जिसके संबंध में भी आप लोगों ने उसका उल्लेख किया। तो उस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है, वास्तव में उद्देश्य में लक्ष्य जो है हमारा दूरगामी लक्ष्य वो है परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष 2026 को लक्ष्य किया गया है। उस समय के आने तक हमारा हर जिला, प्रांत का प्रत्येक जिला जिसमें कोंडागांव उपजोन शामिल है और उसके साथ साथ जो दूसरा उपजोन हमारा है जगदलपुर उपजोन है वो भी शामिल है भाई, जो भी बस्तर इलाका है वो सारा का सारा, तो सारे जिले अपने आप में मजबूत हो जाए। और जिले के मजबूत होने का मतलब होता है कि जिले में जितने भी जिला स्तरीय कार्यक्रमों में, गोष्ठियों में जो जाती हैं बहनें, जो मंची कार्यक्रम देने में माहिर हो गई हैं बहनें, जो उसमें शिक्षित प्रशिक्षित हैं, जो माइक पर बोल पाती हैं, केवल वही बहनें नहीं बल्कि उनसे नीचे उतर करके ब्लॉक स्तर की बहनें, इकाई स्तर की बहनें, नीचे से नीचे स्तर में जो हमारी गायत्री परिवार की बहनें होंगी उनकी क्षमता बढ़े, दक्षता बढ़े, वो उनकी कला कौशल बढ़े और उनमें नेतृत्व की क्षमता विकसित हो। और इसको विकसित करने के लिए ये चरणबद्ध रूप से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें प्रथम पायदान पर जो जिला स्तरीय आपके यहाँ कार्यशाला संपन्न हुई है एक, और दूसरा ब्लॉक स्तर पर जो कार्यशाला संपन्न हुई थी दो तो हो गई है, लेकिन उसके पश्चात जो अगला जो है वो अभी उस तरीके से गतिमान नहीं हो पाया है। अभी श्रृंखला चल रही है पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय मीटिंग की, जिला स्तरीय बैठकें हो रही हैं जिनमें ये बड़ी अच्छी सुखद संयोग रहा कह लीजिए, आप लोग का प्रयास बड़ा अभिनंदनीय रहा कह लीजिए कि जो अपना कांकेर है, नारायणपुर है और कोंडागांव, ये तीनों जो हैं वो वास्तव में तीनों जिले में ये संपन्न हो चुका है। और तीनों जिले में बैठक चूंकि संपन्न हो चुकी है तो वहाँ के संबंध में बातें भी पता है। तो अधिकांश बहनों ने जो अपना सुनाया, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं, उनमें यही था कि यज्ञ कर रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं, और संस्कार में विशेष रूप से पुंसवन संस्कार का नाम आया जो चल रहा है वहां पर। फटफुट अन्य दूसरे संस्कार की भी बात हुई और कुछ वृक्षारोपण के बारे में किसी किसी बहन ने कहा, किसी किसी जिले में एक बहनों ने बाल संस्कारशाला के संबंध में कहा, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। वास्तव में जब हम नारी सशक्तिकरण कहते हैं या नारी जागरण आंदोलन कहते हैं तो उसका अर्थ समझा जाए, नारी जागरण आंदोलन का मतलब मात्र ये नहीं हो सकता कि कुछ काम करने के लिए बहनें घर से निकल जाएं, उतने में हो गया। ये शुरुआत है कि बहनों की झिझक हटे, संकोच हटे, और संकोच और झिझक को हटा करके, छोड़ करके बहन कम से कम बाहर निकलने के लिए अपना हौसला बुलंद करें, बाहर निकले तो सही। ये शुरुआत है, किसी तरीके से हाथ में माइक थामे, किसी तरीके से मंच में आए, किसी तरीके से झिझक को, संकोच को किनारे करें, ये शुरुआत है। लेकिन वास्तव में नारी जागरण आंदोलन का मतलब ये होता है कि बहनें अपने नेतृत्व में, अपने बलबूते सारी गतिविधियों को संचालित करने में सक्षम हो पाए, प्रशिक्षित हो पाए। जहां भाई हैं वहां तो उनको सहयोग मिल जाता है, मिल जाएगा, अभिनंदनीय, अच्छी बात है। लेकिन जहां पर भाई नहीं है, हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं रहती है, या वो स्वयं भी कहीं अलग थलग पड़ गई, तब क्या करेंगी? तो जो बहन शिक्षित प्रशिक्षित रहेगी, जिस बहन में हौसला रहेगा और जो बहन दक्ष और कुशल रहेगी सारे कार्यक्रमों को चलाने में, चाहे वो बाल संस्कारशाला संचालन हो, चाहे बाल संस्कारशाला संचालन के लिए दूसरों को प्रशिक्षण देना हो, चाहे किशोर संस्कारशाला चलाना हो, चाहे स्कूल में टीचर्स को ट्रेनिंग देनी हो, चाहे नारी जागरण आंदोलन की कार्यशालाएं संपन्न करनी हो, चाहे संपन्न करने के लिए दूसरी बहनों को प्रशिक्षित करना हो, चाहे कन्या कौशल शिविर स्वयं लगाना हो, चाहे कन्याओं का ग्रुप बना करके उनको प्रति सप्ताह प्रशिक्षित करना हो, चाहे कन्या कौशल शिविर लगाने के लिए अन्य दूसरी बहनों को प्रशिक्षण देना हो, चाहे युवा शिविर का प्रशिक्षण देना हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, और चाहे वो व्यसन मुक्ति आंदोलन हो, चाहे वो कुरीति उन्मूलन आंदोलन हो, चाहे रचनात्मक दीपयज्ञ संपन्न करना हो, प्रत्येक उच्च स्तरीय कार्यों को भी उसी दक्षता से करे वो जैसे एक कुंडी यज्ञ को करती है, जैसे वो बलिवेश की प्रक्रिया को बड़ी आसानी से समझा लेती है। ठीक इसी तरह से सभी सारे के सारे आंदोलन जितने हैं उन सारे आंदोलन को भी वो अपने बलबूते समझा ले,
स्वयं समझ ले, दूसरों को सिखा ले, दूसरों को प्रशिक्षित कर ले, इतनी दक्ष और कुशल हो जाए कि उसका हौसला इतना बुलंद हो जाए कि वो अपने आप पर निर्भर हो जाए, निर्णय भी ले सके। ये है नारी जागरण आंदोलन का सही स्वरूप। और जब तक इस स्थिति में बहन नहीं पहुंच पाएगी तब तक हम नहीं कह सकते कि नारी सशक्तिकरण हुआ। सशक्तिकरण 3 प्रकार से होते हैं, उसके 3 मापदंड कह सकते हैं हम। एक तो बौद्धिक क्षमता होती है, एक आर्थिक संपन्नता होती है, और तीसरी बात ये भी ले सकते हैं कि शारीरिक रूप से सक्षमता होती है। तीनों ही चीजों की आवश्यकता है। शरीर से, मन से, शारीरिक मानसिक स्वस्थता हो, उसके भीतर वो सक्षम हो, सबल हो, दुर्गा शक्ति की तरह, लक्ष्मी माता की तरह उनका हाथ भी गर्म हो, गांठ में 4 पैसे हमेशा इतने तो बने रहे जिससे कि उनका मनोबल कमजोर ना हो, क्योंकि आर्थिक संपन्नता भी उसमें एक आत्मविश्वास जगाता है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। और बौद्धिक क्षमता तो चाहिए ही चाहिए, ये तो सबसे ऊंचे स्तर पर बैठती है। जिनमें बौद्धिकता है, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास समझ और विवेकशीलता है, वो उसके माध्यम से अपनी आर्थिक और शारीरिक मानसिक सभी प्रकार की कमियों को, अभाव को पूरा कर सकती है और करवा सकती है। ये ऐसी दक्षता है। तो बौद्धिक और विवेकशीलता और ज्ञान परक जो उसमें क्षमता होनी चाहिए, ये सर्वोपरि है। इसके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी, हर बहन को इस तरीके से सामने आने की आवश्यकता है। एक प्रयास जो चल रहा है प्रांत की ओर से, ये कोई भी किसी का भी प्रयास चले, ये अपने आप में ठीक है। मैं जैसे बोल रही हूँ ठीक है, ये केवल दूसरा व्यक्ति केवल प्रेरित करता है, वो केवल प्रेरणा देता है। कोई आपका केवल मार्गदर्शन कर सकता है, कोई रास्ता दिखा सकता है, वो केवल विकल्प देता है, आप ये भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो एक टेक्निक बता सकता है कि आप इस तरीके से इस काम को कर सकते हैं, लेकिन अंततः करना स्वयं को रहता है। जब तक वो स्वयं जुनून के साथ, स्वयं संकल्प के साथ उठकर खड़ा नहीं होगा, तब तक काम नहीं हो सकता। अभी हम इस स्तर पर नहीं कि हम गिनाएं, जैसे भी भाई साहब लोग गिनाए ना, इतने इतने यहाँ पर हुए, इतने 1000 वृक्ष लगे, इतने ये हुए, इतने, हम उसी स्थिति में नहीं है कि हम गिनाएं कि हमने इतने इतने ये कर लिए, हमने इतने इतने ये कर लिए। ये सारा कुछ पेंडिंग में है, ये किया जाना है। ये हर बहन को, हर भाई को ये नोट करके रखना चाहिए हमारे साथ कि ये किया जाना है, ये हमारा टारगेट है। और ये टारगेट कब पूरा होगा? तो टारगेट को पूरा करने के लिए हमें मासिक या त्रैमासिक एक टारगेट बनाना चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जैसे वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया, इस महीने बरसात के मौसम में वृक्षारोपण करेंगे, इतने लाख, इतने हजार, जो कुछ भी। क्या आपने टारगेट बनाया कि भाई इस मौसम में हम इतने बाल संस्कार शाला खोलेंगे, इन गांव में खोलेंगे। 5 कुंड यज्ञ की योजना कैसे धड़ाधड़ बनती है, हम लोग अपने आप से बना लेते हैं। गृह गृह यज्ञ करेंगे, इतने संस्कार करेंगे, इतने यज्ञ करेंगे। तो जिस प्रकार से ये लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे एक भी गांव ना बचे जिसमें कि बाल संस्कार शाला नहीं खुली है। सारे गांव में बाल संस्कार शाला खुले, कम से कम 5 के बीच एक तो खुले। अगर सब जगह हमें नहीं मिल पाए कोई चलाने वाले प्रशिक्षित युवा या कोई परिजन, मान लीजिए, तब की बात। कितने बाल संस्कार शाला खुल रहे हैं, कितने किशोर संस्कार शाला खुल रहे हैं, कितने स्कूलों में क्या करना। अभी जितनी बातें कही गई भाई साहब लोगों के द्वारा, बहनों के ऊपर भी तो निर्भर करता है। बहनों को सारे काम करने हैं। सारी बहनें चाहे वर्किंग हो तो, चाहे घर की गृहिणी, घरेलू हो तो, जिनको अपनी वाक क्षमता बढ़ानी है, उनमें दक्षता प्राप्त करनी, उनके लिए स्वर्णिम अवसर है। ये वरदान के सरीखा है अपने पास अभी सामने, गवर्नमेंट का जो आदेश है, सब स्कूल में जाएं। कम से कम आधे से 1 घंटा, गिरी से गिरी हालत में आधे से 1 घंटे का लेक्चर किसी विषय को लेकर के करें। इससे अच्छा मौका कुछ नहीं मिलेगा और इससे बढ़िया माध्यम भी कुछ भी नहीं। आप बोलने में दक्ष हो जाएंगे, आपका विषय भी तैयार हो जाएगा, बाल संस्कार शाला में भी आप निपुण हो जाएंगे। आप रविवार को बाल संस्कार शाला खोलिए। गुरुदेव ने लिखा है, ये इतना महत्वपूर्ण काम है बाल संस्कार शाला। भाई साहब ने भी कहा, मैं उसमें 2 लाइन जोड़ना चाहूंगी। गुरुदेव ने कहा है कि राष्ट्र की भलाई का इतना बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, इतना अच्छा कोई काम नहीं हो सकता जितने की बाल संस्कार शाला चलाना या उसकी व्यवस्था बनाना। इसलिए कोई भी प्रज्ञा संस्थान ऐसा न रहे जिसमें बाल संस्कार शाला न चलती हो, और प्रत्येक शिक्षित सुशिक्षित परिजन को इसके संबंध में गंभीरता से सोचनी चाहिए। ये गुरुदेव का कहा हुआ है, उनने किताब लिखी उसके अंतर्गत।
और बहनें इस काम को बखूबी कर सकती हैं। तो आपने ये टारगेट बनाया होगा, आप जांचिए बनाया कि नहीं बनाया, कि भाई मेरे जिले में या मेरे ब्लॉक में या मेरी इकाई में इतनी बाल संस्कारशाला खुलनी चाहिए, या इतने किशोर संस्कारशाला खुलने चाहिए, या इतने रचनात्मक दीपयज्ञ होने चाहिए। इन कुरीतियों को दूर करना है और उसके लिए माध्यम बनाए हम बहनों को शिक्षित प्रशिक्षित करें। तो बहनों को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ये भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम लोग जैसे कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं, कोई 51 कुंडी यज्ञ, 24 कुंडी यज्ञ, 8 कुंडी यज्ञ करते हैं, तो उसके साथ में टारगेट को जोड़ा जाता है कि क्या टारगेट है। हम 51 कुंडी 24 कुंडी यज्ञ करते हैं तो 24 गांव में उसका प्रचार प्रसार करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। वहां से हम चंदा कलेक्ट करते हैं, वहां के लोगों को आमंत्रण निमंत्रण देते हैं, जो भी करते हैं। उसके साथ हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं क्या, कि इतने गांव में हमारे इतने योगशाला खुले, इतने बाल संस्कारशाला खुले, या स्वावलंबन केंद्र खुले, या बहनों को भाइयों को सशक्त बनाया जाए स्वावलंबन में, या उनको स्वस्थ बनाने के लिए इतने योग केंद्र बनाए जाए, इतने योग शिविर लगाए जाए। ये सारा काम करने के लिए सबको जुटने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि अगर नारियां जाग जाएं, बहनें जाग जाएं, और अगर अपने जीवन काल में केवल दो तीन आंदोलन को भी यदि वो प्रमुखता पूर्वक ले लें तो सब काम अपने आप होता हुआ चला जाएगा, निश्चित रूप से। इसमें कोई दो मत की बात नहीं। अभी तक का हमारा अनुभव तो यही कहता है। तो अभी जो 12-13 नवंबर का कार्यक्रम है, मैं उसके संदर्भ में ही बता रही हूँ आपको कि उसकी तैयारी के ही क्रम में इतनी बातें हैं। उन जो कार्यक्रम की तैयारी है, वो तैयारी इसी तरीके से की जा रही है। दो तरह की तैयारी होती है, एक आर्थिक तैयारी होती है, रसीद बुक वगैरह बांट करके अर्थतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हम लोग जो अर्थव्यवस्था की व्यवस्था बनाते हैं, अर्थ की व्यवस्था बनाते हैं, एक तैयारी तो वो होती। लेकिन उससे भी बड़ी तैयारी है कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस प्रयोजन को लेकर के हम कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कार्यक्रम का लक्ष्य पूरा होना चाहिए। और वो प्रयोजन क्या है? वो प्रयोजन है नारी का सशक्तिकरण करना। तो उस प्रयोजन की पूर्णता तब होगी, उस प्रयोजन को पूरा तब किया जा सकेगा जब हम ये जमीन को तैयार करें उस प्रकार से। अब ये जांचने की आवश्यकता है कि इतने दिनों से जो हमारा नारी सशक्तिकरण वर्ष चल रहा है और हमने अभी तक का जो समय गुजारा, जिस कार्यक्रम में हम लगे हुए हैं, जो भी दैनिक गतिविधियां हमारी चल रही है, छोटी बड़ी जो कुछ भी है, तो उसमें हम लक्ष्य को कहाँ तक पाए, कहाँ तक पहुंचे, कितनी बहनें तैयार हुई। ये तो निश्चित है कि उस इलाके में भाइयों की ज्यादा जरूरत है। बिना भाइयों के सहयोग के बहनें एक कदम भी नहीं चलती। मैंने कई बहनों से बात किया, ये पता चला कि भाई भाई लोग करते हैं दीदी, भाई लोग आगे रहते हैं, भाई लोग सहयोग करते हैं, वहां पर हम लोग चले जाते हैं। इसके लिए तो आपके चरणों में वंदना है कि आप लोग बहनों को आगे बढ़ाते हैं, बहनों को सहयोग देते हैं। लेकिन बहनों को अब निर्णायक क्षमता में आने के लिए भी प्रेरित किया जाए, ये भी जरूरी है एक। और दूसरी बात, नारी जागरण आंदोलन को लक्ष्य में रख करके, सामने रख करके किन गतिविधियों को नंबर 1 पर प्राथमिकता देनी है, उन प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाना है। तब जाकर के ये फील्ड की तैयारी होगी। हम पुराने ढर्रे पर जो भी चल रहे होंगे, चलते हैं, एक जो आम हमारा जो परंपरात्मक कार्य होता है, उस परंपरात्मक कार्य में ही अगर हम लगे रहेंगे, तब फिर ऐसी स्थिति में नारी जागरण आंदोलन की तैयारी हम नहीं कर पाएंगे, या ये कह लीजिए कि बहुत आंशिक तैयारी हो पाएगी, पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी। मैं उसके संबंध में बताना चाहूंगी अब विस्तार से। हमारी बहनों को तो पता है, भाई लोग को भी पता होना चाहिए। अभी जो नारी सशक्तिकरण वर्ष के अंतर्गत हमारा जो कार्यक्रम है वो आंदोलन परक है। जो कार्यक्रम होगा 12-13 नवंबर का, वास्तव में वो चिंतन शिविर है, चिंतन शिविर। उसमें किसी प्रकार का कोई प्रवचनात्मक संदेश नहीं होगा, चिंतन परक संदेश होगा। ऐसी बहनें, ऐसे भाई ही वहां रहेंगे, ऐसी बहनें ही वहां पर भागीदारी करेंगी, जो जाएंगी तो चिंतन करें कि मुझे 2026 तक वंदनिया माता जी की जन्म शताब्दी आने तक किस प्रकार के काम करने हैं, क्या मुझे योजना बनानी है। वहां पर समूह चर्चा होगी, बाकायदा समूह चर्चा में जो पॉइंट्स रहेंगे वो रचनात्मक आंदोलनों पर केंद्रित रहेंगे। उन्हीं के संबंध में संकल्प किए जाएंगे, संकल्प लिए जाएंगे। तो जिन्हें आंदोलनात्मक कार्यों में रुचि होगी, रुचि नहीं भी है, तो इस विषय की महत्ता को समझ करके, समय की नजाकत को समझते हुए
है ना, जो हमारा जो सशक्तिकरण वर्ष है, वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, उसकी उस बात को, महत्व को समझते हुए जब हम इसमें रुचि दिखाएंगे, आंदोलन पर कार्यों को लक्ष्य बनाएंगे और उस ओर हमारी गतिविधि जब आगे बढ़ेगी तब हमारी तैयारी हो पाएगी। और ऐसी बहनें वहां पर जाएंगी जो आंदोलनों में लगी हुई हैं या लगने वाली हैं, इस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित करेंगी, क्योंकि वही कंधे से कंधा मिलाकर के चल सकती हैं। परंपरात्मक कार्य जो यज्ञ है, संस्कार है, वो हमेशा बना रहेगा, जब से शुरू हुआ है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक चलेगा, वो चलती रहेगी। लेकिन वो हमारा पुश्तैनी काम है, पुराना काम है, उतने भर से बात बनेगी नहीं। आंदोलन परक गतिविधियों को, कार्यों को हमें हाथ में लेना पड़ेगा, उसके लिए संकल्पित होना पड़ेगा, उसमें हमारी बहनों को दक्ष बनाना पड़ेगा, हमारे भाइयों को भी दक्ष होना पड़ेगा, सबको दक्ष होना पड़ेगा, तब जाकर के युग निर्माण योजना संपूर्ण हो पाएगी। गुरुदेव ने कहा है युग निर्माण योजना को पूरा करने के लिए बेटा यज्ञ जो है झुंझुना है, उसके माध्यम से आंदोलनों को लेने की आवश्यकता है। इसलिए तो शतसूत्री आंदोलन के पश्चात उसको शॉर्ट में सप्तसूत्री आंदोलन बनाया गया, और 7 आंदोलन को पूरा करने के लिए एक एक को इतना ज्यादा प्रमुखता दी जा रही है। ये क्यों दी जा रही है? इसीलिए दी जा रही है तो हम आंदोलन परक गतिविधियों के प्रति ज्यादा जागरूक हों। बहनों से निवेदन है, जो कर रही हैं उनका तो बहुत अभिनंदन है, लेकिन जो नहीं कर पाई हैं या अभी तक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाए हैं, अपनी जो साथी हैं, महिला मंडल बनाया है हम लोगों ने, जो महिला मंडल को सक्रिय किया जाए, तो महिला मंडल को सक्रिय कैसे करेंगे? महिला मंडल को इसी प्रकार से सक्रिय करेंगे। महिला मंडलों की का भी प्रशिक्षण होना है, उनको भी प्रशिक्षित किया जाना है। महिला मंडल में प्रशिक्षण की कैसे व्यवस्था होती है? तो जितने भी आपके उपजोन के अंतर्गत, जिलों के अंतर्गत जितने भी महिला मंडल होंगे, उन महिला मंडलों को बुलाएं, उनका प्रशिक्षण करें। और वो प्रशिक्षण जो होगा वो भाषणात्मक नहीं होगा, प्रवचनात्मक नहीं होगा, वो परंपरात्मक नहीं होगा, वो ऐसे ही होगा कि हर आंदोलन पर उनको शिक्षित प्रशिक्षित किया जाए। जितना अधिक हमारी बहनें दक्ष होंगी, कुशल होंगी, उतनी अधिक हमारी तैयारी जो है पुख्ता हो पाएगी। अभी आप लोग को 4 फॉर्मेट दिया गया है, 12-13 नंबर के कार्यक्रम के ही संदर्भ में 4 फॉर्मेट दिया गया है कि वो कौन सी बहनें हैं जो भागीदारी करने के लिए आएंगी कार्यक्रम में। नंबर 1, तो वो बहनें आएंगी प्राथमिकता क्रम में, उनका नाम पहले होगा जो बहन आंदोलन में काम करती हैं, ये उसमें रुचि रखती हैं, उनको खोज करके लाया जाए, वो छूट ना जाए। उसके बाद ही दूसरों का नंबर आता है, क्योंकि आगे जाकर के ये जो आंदोलनात्मक गतिविधियों में रुचि रखती हैं वही काम आएंगे। उसी प्रकार से समयदान करने वाली बहनों के बारे में आप लोगों से निवेदन किया गया है कि जो शरीर से मजबूत हैं, इरादे से मजबूत हैं, 8 दिन का समय दे सकती हैं। 8 दिन तो नहीं कहना चाहिए, 9 तारीख से 9, 10, 11, 12, 13, 14 को आप वापस लौट पाएंगे वहां से, तो 6 दिन तो हो ही गए। तो जो लगातार 6 दिन तक समय दे सके यहाँ आए, मतलब आपको अपने घर से तो वहाँ तो काफी दूर है, वहाँ इलाका जो है, समझ लीजिए 8 को आप निकलेंगे वहां से, तब यहाँ 9 को पहुंच पाएंगे। यहाँ से जब आप 13 को निकलेंगे या 14 को निकलेंगे तो उस तरीके से वापस घर पहुंच पाएंगे। इतना समय जो देंगी वो बहनें वहां पर समयदान कर पाएंगी इस तरीके से। और महत्वपूर्ण बात, स्मारिका छपेगी, उस स्मारिका में आंदोलन परक गतिविधियों को ही उसमें छापा जाएगा। एक फॉर्मेट बना हुआ है, ये भेजेंगे आपको, उसे प्रत्येक एक आंदोलन का आपको विस्तार में लिखना रहेगा। 2-3 दिन समय लगे उसको टाइप करने में, तैयार है, वो पूरी तरह से टाइप हो नहीं पाया कि आपके जिले में प्रत्येक ब्लॉक में कहना चाहिए, ब्लॉक वार रहेगा वो, एक ब्लॉक का अलग अलग रिकॉर्ड कहिए, रिपोर्ट कहिए, जो भी कहिए, स्मारिका में छपने के लिए जो आपके यहाँ से गतिविधियों की जानकारियां चाहिए वो ब्लॉक अनुसार होगी। एक ब्लॉक में कितने बाल संस्कारशाला, प्लस एक बाल संस्कारशाला का डिटेल्स रहेगा। अमुक बाल संस्कारशाला नंबर 1 कहाँ खुली है, कौन चलाता है, कितने बच्चे हैं, उसको चलाने वाला आचार्य कौन है, कौन सी तारीख को उसका उद्घाटन हुआ है, अभी वर्तमान में तक कितने कक्षाएं उसकी चली हैं। उसी प्रकार से किशोर संस्कारशाला, उसी प्रकार से कन्या शिविर, उसी प्रकार से आंदोलन परक है, उसी प्रकार से माता भगवती बाड़ी, उसी प्रकार से आपकी वृक्षारोपण,
उसी प्रकार से नारी इसमें रचनात्मक दीपयज्ञ, उसी प्रकार से आपका व्यसन मुक्ति आंदोलन, उसी प्रकार से कुरीति उन्मूलन, सारे आंदोलन परक गतिविधियों की ही जानकारी उसमें रहेगी। इस तरीके से उसमें जानकारियां भर करके भेजी जानी है और सबको मिला करके फिर आपके पूरे सब लोग ब्लॉक का अलग अलग भेजेंगे। अपने ब्लॉक का काम सारी बहनें अपना खुद करेंगी। सब में नेतृत्व की क्षमता को विकसित करने के लिए जरूरी है कि अपना काम स्वयं करें। उठा करके सारा जिले में डाल दिया, एक बहन जिले की जो है वो मगजमारी कर रही है, उस ब्लॉक का भी, उस ब्लॉक का भी, उस ब्लॉक का भी, वो तो कर लेंगी, वो तो सिद्धहस्त है, मान लो जो करती है वो तो कर लेंगी। लेकिन ब्लॉक की बहन जो जिनको आगे आना है, जिनको सक्षम बनना है, वो क्या करेंगी और कब करेंगी? वो तो वैसी बैठी रह जाएंगी। उनकी क्षमता तो तब बढ़ेगी जब वो स्वयं काम करेगी। तो निवेदन यही है कि अपने अपने ब्लॉक का, जिला का नाम और ब्लॉक का नाम आप डायरेक्ट भेजिए इधर, और अपने जिले में भी दीजिए और डायरेक्ट भेजिए। ब्लॉक की बहन खुद करेगी। हाँ, ब्लॉक की बहन नहीं कर पा रही है, सक्षम नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर जो जानकार बहन है या भाई भी उनमें सहयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसा है वैसा ही करना है, बनाना है, और जहां तक संभव हो सके बहन स्वयं प्रयास करे स्वयं। और इतने दिनों में तो सब समझ गए हैं, इसीलिए शुरुआत से बोला जा रहा है कि आप ब्लॉक स्तर पर अपना भेजा करिए। तो इस प्रकार से इस मालिका में छपने के लिए इस प्रकार से जानकारियां भेजेंगे आप लोग। यही तैयारियां भी चल रही हैं और ये ज्यादा से ज्यादा ये समाप्त हो जाएगा। हमारा जो जिला स्तरीय बैठक है वो क्रम 4-6 दिनों में, इसी सप्ताह लगभग समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात फिर गोष्ठियों का क्रम चलेगा, महिला मंडल की गोष्ठियां होंगी, कुछ प्रशिक्षण परक प्रांत से कुछ क्रम भी शुरू करना पड़ सकता है। रसीद बुक वगैरह जो इकट्ठा हो गया होगा तो पहली किस्त जो है वो आप अगस्त में जमा कर सकते हैं। अगस्त की 31 अगस्त तक जो भर गए होंगे, जो रसीद बुक कंप्लीट हो गए होंगे, उनकी पहली खेप दे सकते हैं। पहुंचा दे तो बहुत अच्छी बात। और दूसरी खेप जो है, दूसरी किस्त जो है वो सितंबर के महीने पूरी की पूरी जितनी भी रसीद बुक है सबको इकट्ठा करके आप एक बार सितंबर के महीने में आप पहुंचा दें। इस प्रकार से ये रसीद बुक वाली बात भी पूरी हो जाएगी। तो ये मैंने कुछ मोटी मोटी बातें आप सबके सामने रखी, जिसके आधार पर इस तरह से तैयारियां चल रही है। और आप सबसे निवेदन है, विशेष रूप से भाइयों से निवेदन है, जहाँ बहनें समझदार नहीं है, लगता है ऐसा पीछे हटती, तो उनको आप प्रेरित करें, उनको आप प्रशिक्षित करें, उनको मार्गदर्शन करें। भैया आप लोग, और आप लोग की प्रेरणा से वो प्रेरित हो पाएंगी और आपके सहयोग से आगे बढ़ पाएंगी, जैसे अभी तक बढ़ी। मैं विशेष रूप से अशोक नाग भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आप भी नारी जागरण आंदोलन को समझने की कृपा करें, इसके वास्तविक स्वरूप को जानने की कृपा करें। अगर आप जान जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में ही बहनों की प्रगति है, आपके उपजोन में, ऐसा मैंने देखा है। तो मैं आप भाइयों से निवेदन करूंगी कि आप लोग इसके वास्तविक स्वरूप को जानें, समझें, बहनों को सहयोग करें, बहनों को आगे बढ़ाएं, बहनों को मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपके इलाके की बात दूसरी। अपनी बात समाप्त करती हूँ और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, कुछ कहने का, इसके लिए धन्यवाद। राठौर भैया को प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका आभार जो आपने इतना विस्तृत मार्गदर्शन हम सभी भाइयों और बहनों को प्रदान किया कि नारी सशक्तिकरण वर्ष 2022 के परिप्रेक्ष्य में और गुरुजी के उद्घोष 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी नारी सदी को सार्थक उनकी भविष्यवाणी होगी और वह समर्थ होंगे बहनें इसके लिए, इस प्रकार से नारी सशक्त हो, इसके लिए विस्तृत मार्गदर्शन दिया। नारी सशक्तिकरण में पुरुषों की क्या भूमिका होगी इसके बारे में बताया। साथ ही साथ हमारी चरणबद्ध गतिविधियां जो चल रही हैं 12-13 नवंबर की कार्यशाला के लिए, उसके संबंध में हमें क्या करने की आवश्यकता है, इन पर अपनी बारीकी से अपनी मार्गदर्शन और दिशा निर्देश प्रदान किया। मैं यही आशा और अपेक्षा करता हूं कि हमारे जितने भी संगठक स्तर के भाई बहन हैं जो आज की गोष्ठी में जुड़े हुए हैं, इन पर महत्वपूर्ण ढंग से अमल करेंगे। जिस प्रकार दीदी कह रही थी कि हमें भाइयों को विशेष रूप से इस नारी सशक्तिकरण वर्ष 2022 में इस नारी जागरण अभियान को समझने की आवश्यकता है। और सारे आंदोलनों का प्रमुख आधार जो है नारी सशक्तिकरण, जो नारी जागरण अभियान को कहा गया है,
निश्चित ही हम सभी भाई अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां कुछ अलग हैं, बहनें अपने से समर्थ और सक्षम नहीं हो पाती हैं, फिर भी हम पूरी तरह से उन्हें सशक्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और लगातार 2022 जिस प्रकार से उद्घोष शांति कुंज से किया गया है, हर कार्यक्रम में उन्हें प्राथमिकता के साथ उन्हें सक्षम, सबल और समर्थ होने के लिए हम सभी प्राणपण से प्रयास कर रहे हैं। और आपके मार्गदर्शन में निश्चित ही हमारी बहनों का उत्साहवर्धन हो रहा है। ये अपने लक्ष्य को हासिल करने के लगातार गतिविधियों को बहुत